हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लास 12th के लिए कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन या फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन क्या होता है। और फंक्शन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जब 11th क्लास में हैं थे तो 11th क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, और उसके बाद आपको बताया गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि समुच्चय के बारे में हम लोग जनरली अच्छी तरह से जानते हैं। रिलेशन भी हम लोगों को अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन थोड़ी सी हम लोगों को बात करनी जरूरी है। रिलेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब हम दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जब हम दो जो समुच्चय हैं हमारे उनको कर्मी गुणन करते हैं। कर्मी गुणन का मतलब ऐसा नहीं होता कि गुणा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ जो रिलेशन बनता है वो एक पहले सेट के किसी एलिमेंट का दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ जो भी रिलेशन होता है उसे शो करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक रिलेशन लिखता हूँ। जैसे आर मैंने लिखा, तो आर मैंने लिख दिया A1 A2 B1 B2, और इस तरह से बहुत सारे हम लोग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन है वो चेंज होता रहता है। तो ये एक संबंध है। एक्चुअल में क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है वो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइंड है ना। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो सारे ए के आ गए, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी के आ गए। अब एक्चुअल में ये जो आर हो गया वो क्या हो गया, ए क्रॉस बी से आ गया। हम लोग ऐसा बोला करते थे या बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कैसे कहलाएगा, तो सुनिएगा स्टूडेंट, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी टू ए नॉन इम्पैरेटिव सेट। देखिए नॉन इम्पैरेटिव सेट की बात करनी है हमारे को, नॉन वाइड सेट की बात करनी है। जैसा कि नॉन वाइड सेट का मतलब क्या होगा कि हमें उन्हीं सेट की बात करनी है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। हमें उन सेटों की कभी बात नहीं करनी है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसे हम लोग नल सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज सेड ए फंक्शन, कि एक ऐसा रिलेशन जो ए से बी में डिफाइंड हो। और डिफाइंड होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सेट ए है उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के किसी एक अवयव के साथ में जरूर जुड़ा होगा। ओनली वन एलिमेंट के साथ से, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि इस रिलेशन में मैंने शो किया, आप देखें तो ए जो है वो 1 से भी रिलेटेड है, ए जो है वो 2 से भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ए एलिमेंट है वो रिपीट हो गया। लेकिन जो फंक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इस रिलेशन को अगर फंक्शन की फॉर्म में शो करूंगा तो हमारे को कोई भी इस तरह का रिलेशन चाहिए, जैसे A1 हो सकता है B1 हो सकता है। तो क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुएगा स्टूडेंट्स? नहीं, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस रिलेशन को मैं फंक्शन कह सकता हूं। हो सकता है ऐसा हो, जरूरी नहीं है A1 आ गया और B2 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिलेशन भी फंक्शन है, ये रिलेशन भी फंक्शन है, बट ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला संबंध है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, फलन है, फंक्शन है, नहीं हो सकता है। एक तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ हमारा फंक्शन है ए से बी, ए टेंड्स टू बी, कि ए से बी में डिफाइंड है। ये जो पहले वाला सेट होता है इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, बाद वाला सेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को डोमेन बोलते हैं। बात आ जाती है स्टूडेंट्स साथ के साथ रेंज की। वैसे तो स्टूडेंट्स रेंज के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, फंक्शन हमारे 11th क्लास में भी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात अपन करते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि ए एलिमेंट उसके डोमेन में बिलोंग करता है, उसके जो भी डोमेन है, और उसके लिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। तो उस वैल्यू के लिए जो भी आंसर्स आ रहे हैं, मतलब इस कोड में इस डोमेन के एलिमेंट्स को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं और जो भी आंसर्स आते हैं वो सारे के सारे आंसर्स एक सेट में कलेक्ट करने पर उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये जो कोड डोमेन और ये जो रेंज है ना, ये इक्वल होते हैं, और कई बार ऐसा नहीं होता है। तो जनरली हम लोग ऐसा रेंज को और कोड डोमेन को अलग ही मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोनों इक्वल और हो सकता है कि दोनों इक्वल ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन लिया है वो स्टूडेंट्स है कांस्टेंट फंक्शन, जिसे हम अचर फलन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि आपके डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो तो आप लोग अलग अलग पुट कर रहे हैं, बट हर बार जो आंसर आ रहा है वो एक सिंगल वैल्यू आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है fx = c, कि आप x की वैल्यू को कुछ भी बदल दीजिए, हर बार c आंसर आएगा। तो ये जो एग्जांपल है कौन से फंक्शन का है, कांस्टेंट फंक्शन का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएट टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन, कि अगर क्या हो आपका जो डोमेन है, आपका हमारा जो फंक्शन का प्रांत है वो एक ही अवयव से, किसके एक ही अवयव से, को डोमेन के एक ही अवयव से, सह प्रांत। देखिए स्टूडेंट्स इसे सह प्रांत बोलते हैं हम लोग, सह प्रांत, और इसे हम लोग प्रांत बोलते हैं।
तो सह प्रांत के एक ही अवयव से रिलेटेड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तत्समक फलन। तत्समक फलन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जो एक ही सेट से उसी सेट में क्या होता है, रिलेटेड होता है। इन आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड सेट ए टू सेट ए, कि ए से ही ए में ही डिफाइंड है हमारा, मतलब कि डोमेन एंड कोडोमेन जो होता है स्टूडेंट्स वो एक ही होता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दिया, तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई ए एक्स का भी यूज करते हैं। तो ये हमारी बात आगे स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन की स्टार्टिंग हमने कर दी है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन और भी होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो आता है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन तुल्य फलन। तुल्य फलन का मतलब क्या होता है, इफ टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू इक्वल फंक्शन, दो फलन एफ और जी हैं वो तुल्य फलन कहलाएंगे यदि डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी इक्वल, कि जो एफ का प्रांत है और जी का प्रांत है वो बराबर हो, कोडोमेन ऑफ एफ कोडोमेन ऑफ जी दोनों के जो सह प्रांत है वो भी बराबर हो, और एफ एक्स और जी एक्स से दोनों इक्वल हो, देखने में भी इक्वल हो, एक जैसे ही दिख रहे हो, तो उसे हम कौन से फंक्शंस बोलते हैं, इक्वल फंक्शंस बोलते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, तुल्य फलन बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसे क्या बोलते हैं, तुल्य फलन, या तुल्य या समान भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तुल्य फलन या समान फलन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वन वन फंक्शन। देखिए यहाँ से हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाएगा। वैसे तो स्टूडेंट्स ये आपकी 11th क्लास में भी था, यहाँ भी हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना है। वन वन फंक्शन क्या होता है, इसका एक और नाम आता है इंजेक्शन, अकेकी फलन। क्या नाम आता है स्टूडेंट्स, अकेकी। क्या नाम दिया मैंने, अकेकी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अकेकी फलन के बारे में, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो गई ना स्टूडेंट्स तो आप इनमें मिक्सअप हो जाओगे इसके बाद में जो भी मैं बात कर रहा हूँ। तो अकेकी फलन क्या होता है, देखिए सुनिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, कि जो सेट ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट की, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उसके प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो किस में होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। वो भी कौन सी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। हमारा जो फंक्शन है वो इस फंक्शन से इस सेट में डिफाइंड है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे हमारे पास ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 3 एलिमेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 से जुड़ा हुआ है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है। तो क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो ए का बी से रिलेटेड तो है लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो उसे हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसका भी हम लोग मेथड फॉलो करेंगे, एक फिक्स मेथड रहेगा, उसको मैं आपको फॉलो करना सिखाऊंगा। उसके बाद में आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का देखो नाम ही पता लग गया, बहु अकेकी। क्या नाम आ गया, बहु अकेकी, मेनी वन, बहु अकेकी फलन। अब बहु अकेकी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज द सेम इमेज इन सेट बी, तो ए टू बी है हमारे पास में, और क्या कहता है, इफ ए 2 और मोर, कि ए जो हमारा है उसके 2 या 2 से ज़्यादा, मैंने यहाँ 2 एलिमेंट ले लिया, वो किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ए से, एक ही एलिमेंट से रिलेटेड आ रहा है, वो भी किससे आ रहा है, 1 से रिलेटेड आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग मेनी वन कहते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो हमारा सेट ए होगा ना, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा फंक्शन वाली कंडीशन में ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। सम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से जुड़ा होगा वो, ठीक है ना। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स इसका नाम आ गया सर्जेक्शन। तो ऑन टू फलन क्या होता है, अच्छादक फलन। अब अच्छादक फलन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखिए उल्टी आ गई, हम दोनों ने यहाँ इन दोनों में हमने क्या किया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का रिलेशन बी से शो कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेट बी इज द इमेज, कि बी का जो प्रत्येक अवयव है वो इमेज होगा, किसका होगा, सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 सेट थे, बी था, बी में जैसे हमारे पास 1 और 2 है, तो ये 1 और 2 जो है ना वो किसी ना किसी एलिमेंट के इमेजेस जरूर होंगी, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होंगी। अगर यहाँ हमारे पास कोई भी एलिमेंट खाली आ गया तो भी ऑन टू नहीं है, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा देखकर जैसे 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी 1-1 की कंडीशन थी जस्ट उसका उल्टा हमारे को कर लेना है, तो वो हमारा क्या होता है, ऑन टू, मतलब कि सर्जेक्शन फंक्शन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो आता है फंक्शन आता है उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंतरछेपी।
अंतरक्षेपी फलन। अब अंतरक्षेपी फलन का मतलब क्या होता है? इफ एनी एलिमेंट, देखिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कम से कम एक अवयव, देखिए एट लीस्ट वन, कम से कम एक अवयव, विच इज नॉट इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट्स? जैसे हम लोगों ने दो सेट ले लिए ए एंड बी, और हमारे पास में यहाँ 1 और 2 है। ये जो ए है ना, ये जो ए एलिमेंट है वो तो 1 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 2 जो है वो किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास में इस तरह की कंडीशन आती है तो उसे हम लोग ऑन इनटू फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो बी है, हमारा जो कोड में है, उसका कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो गया है, किससे, डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। अब उसके बाद मैंने लिखा 1 1 on 2, 1 1 into मैनी 1 on 2 और मैनी 1 into। स्टूडेंट्स इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 1 भी आ गया और on 2 भी आ गया। 1 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, पहले 1 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास में दो सेट है, एक तो सेट आ रहा है ए और एक सेट आ रहा है बी। हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो एफ आ रहा है। यहाँ हमारे पास में दो एलिमेंट है 1 और 1 है। 1 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? 1 1 ये कहता है कि आपका यहाँ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं है? तो वो 1 1 है। अब ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू ये कहता है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की, एनी एलिमेंट की क्या होगी? इमेज होगी। तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है? मतलब ए से बी में और बी से ए में अगर दोनों इस तरह से ही सिंगल सिंगल इमेज को फॉलो करते हैं, सिंगल सिंगल रिलेटेड होते हैं, तो उसे हम लोग 1 1 on 2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? 1 1 भी लिख दिया और इनटू के बारे में अभी मैंने बात की। मैंने यहाँ लिखा 1 2 and 3, यहाँ लिख दिया ए और बी। 1 1 एक से एक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ तो कोई खाली नहीं है। देखिए डोमेन में ना कोई भी एलिमेंट खाली चाहिए ही नहीं, कभी भी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि फंक्शन के लिए आपको डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसमें? कोड डोमेन में खाली हो सकता है। यहाँ कोड डोमेन में कौन खाली आ रहा है? जो किसी की भी इमेज नहीं है, वो 3 है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन सा फंक्शन हो गया? इनटू हो गया। 1 1 1 के लिए डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोड डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसा होता है तो उसे हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और इनटू के लिए क्या हो गया कि कोड डोमेन के अंदर, हमारा जो कोड डोमेन है उसमें एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो? एक ही किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मैनी 1 on 2। देखिए ऑन टू वाली कंडीशन तो यही है, लेकिन मैनी 1 की बात क्या थी? मैनी 1 की बात ये आ गई कि ए बी और सी ले लिया मैंने, यहाँ 1 and 2 लिया, तो ये ए जो है वो भी 1 से रिलेटेड है, ये जो बी है वो भी 1 से रिलेटेड है, और ये सी जो है वो 2 से रिलेटेड है। देखिए मैनी 1 कि ए के एक से ज्यादा अवयव है ना, वो एक से ज्यादा एलिमेंट जो है बी के किसी भी एक अवयव से जुड़े हुए हैं। सिंगल भी है लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी 1 बोलते हैं। ऑन टू क्या कहता है? बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना जरूरी है। किसी एक से जरूरी नहीं होता है, चाहे वो एक और उधर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे हम लोग कौन सी फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब आ गया मैनी 1 on 2 इनटू। इसमें आप लोग वही सेम कंडीशन 1 and 2 ले लेते हैं हम लोग। मैनी 1 तो है ही, ए बी सी ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ एक एलिमेंट 3 ले लेते हैं। तो ये ए भी रिलेटेड है, बी भी 1 से रिलेटेड है, सी 2 से रिलेटेड है, खाली कौन आ गया? 3 आ गया। तो वो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? इनटू की। और ये दोनों एक एलिमेंट से जुड़े हुए, इसका मतलब वो क्या है? 1 1 एलिमेंट आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि आपको 2 फंक्शन एक साथ जोड़ने हैं। जब आपको 2 फंक्शन एक साथ जोड़ने हैं, जैसे फंक्शन एफ जो है वो ए से बी में डिफाइंड है, और फंक्शन जी जो है वो बी से सी में डिफाइंड है, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो दोनों से मिल करके बनेगा। अर्थात सुनना ध्यान से, इसका कोड डोमेन इसके डोमेन के इक्वल है, उसके डोमेन के इक्वल है। तो ऐसा जब होता है तभी या तो गोफ या फोक डिफाइंड होता है। देखिए गोफ ही डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि अंदर कौन सा फंक्शन है? एफ है। एफ का कोड डोमेन कौन है? बी है। और जी का डोमेन कौन है? बी है। इसका मतलब गोफ तो डिफाइंड होगा। अब गोफ का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन, देखिए जी, फिर अंदर कौन आएगा? एफ एक्स, और इस तरह से चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स किसका आंसर होगा? एफ एक्स एक कोड डोमेन को डिनोट करता है, मतलब बी की वैल्यू, तो यहाँ बी आएगी, और इस जी का डोमेन कौन है? बी है। इसका मतलब यहाँ गोफ तो डिफाइंड है। अगर आप यहाँ फोग को चेक करने बैठ जाओगे तो फोग यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? देख सकते हैं आप लोग। मुझे एक बात बताओ, इसे मैं अगर ऐसे लिखूँ एफ जी एक्स,
तो gx कौन है, उसके कोडोमेन को शो करेगा। कोडोमेन कौन है स्टूडेंट, c है। अगर यहाँ f में हम लोग c सेट लेके आएंगे तो क्या f में कहीं c है ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोक डिफाइंड नहीं होगा, फोक यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। तो कौन सा डिफाइंड है, गोफ। तो ये बात पता लगी आपको स्टूडेंट्स कि गोफ और फोक कब डिफाइंड होते हैं, जब आपको गोफ निकालना है तो दूसरे वाले फंक्शन का कोडोमेन पहले वाले फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। सेकंड फंक्शन का कोडोमेन फर्स्ट फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। लिख लेना स्टूडेंट्स ध्यान से कि दूसरा जो फलन है उसका जो सह प्रांत होता है वो प्रथम फलन के प्रांत के बराबर होगा, तभी वो गोफ या फोक मतलब कि कंपोजिशन फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एफ जो है वो ए से बी में है, जी जो है वो जी बी से सी में है। तो अगर मैं ए से सी में निकालूंगा तो पहले जी आएगा और फिर एफ आएगा, मतलब पहले जी आएगा और फिर एफ आएगा। अंदर वाला फंक्शन कौन होगा, एफ होगा। तो किसका कोडोमेन देखना है, अंदर वाले फंक्शन का, 2 नंबर फंक्शन का हमें कोडोमेन देखना है, और पहले बार वाले फलन का मतलब पहले फलन का हमें क्या देखना है, डोमेन देखना है। तो ये हमारी बात आ गई कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। बाकी हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस के अंदर जब भी यूज आएगा उसी हिसाब से डिस्कशन करते जाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू। आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, हम जब 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं या 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इक्वल आता है। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं अपन 2 एलिमेंट्स के अंदर, है ना। लेकिन जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगा, मतलब फोक और गोफ जब वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। एक तो ये हमें ध्यान रखना है, कभी भी इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल की बात आती है। सेकंड, एफ जैसे ए से बी है मान लिया, और जी एक फंक्शन है जो बी से ए डिफाइंड है, तो हमारे पास में ये जो फोक है वो ए से ए डिफाइंड होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपको कैसे ध्यान देना है कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा कंपोजिट फंक्शन का। उसके लिए देखो, आपको फोक गोफ निकालना है, तो f का डोमेन और g का कोडोमेन ले लो। f का डोमेन कौन है, a है, और g का कोडोमेन कौन है, a। तो डोमेन एंड कोडोमेन आपके आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड फंक्शन है, जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसका तो डोमेन लेना है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमारे को कोडोमेन लेना है। तो अपने आप आपको उसका कोडोमेन और डोमेन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये गोफ और फोक कैसे डिफाइंड होता है कि फर्स्ट फंक्शन का तो कोडोमेन देखना है, और सेकंड फंक्शन का तो कोडोमेन देखना है, फर्स्ट फंक्शन का आपको डोमेन देखना है। अगर दोनों इक्वल है तब तो वो गोफ फाइंड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ फोक की बात करते हैं तो फोक जी का कोडोमेन कौन है, ए, और f का डोमेन कौन है, a है, तो इसका मतलब फोक भी डिफाइंड है। अब फोक डिफाइंड है तो इसका फोक का डोमेन कौन होगा, तो g का जो डोमेन है, g का जो सेकंड फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो b है, वही होगा। और f का जो कोडोमेन है वही हमारा क्या होगा, फोक का भी डोमेन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये a से a में है, ये b से b से, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फोक और गोफ जो बराबर नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा कि वो फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। उस कंडीशन में इनके डोमेन एंड कोडोमेन क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल ही होंगे, एक ही रहेगा, उसी कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद में आता है कंपोजिट फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ ए एसोसिएटिव लो, कि जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, जो संयुक्त फलन होते हैं, वो क्या करते हैं, साहचर्यता के नियम को दर्शाते हैं। जब हम लोग 3 एलिमेंट्स या 3 फंक्शंस को आपस में ऑपरेट करते हैं और इनका सीक्वेंस अगर बदल देते हैं तो उसे हम एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्यता कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को कंडीशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है, एफ एंड जी बोथ 1-1-on-2 फंक्शन, के दोनों जो है 1-1-on-2 फंक्शन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लास्ट बताया ही है कि 1-1-on-2 क्या होता है। अगर एफ और जी 2 फंक्शन है हमारे पास में और दोनों फंक्शन 1-1-on-2 आ जाते हैं तो गोफ जो है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी जो गोफ है अगर वो डिफाइंड है या फोक जो भी डिफाइंड है, दोनों में से जो भी डिफाइंड होगा, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स हम गोफ पर ही बात करेंगे, हम फोक की भी डिस्कशन कर सकते हैं, या तो फोक आएगा या गोफ आएगा। अगर दोनों में से कोई भी डिफाइंड है या दोनों ही डिफाइंड है तो भी वो क्या आते हैं स्टूडेंट्स, 1-1-on-2 ही होते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, गोफ का जो इनवर्स होता है, इनवर्स के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, गोफ की जो इनवर्स होता है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ चाहे 2 फंक्शंस हो चाहे 3 फंक्शंस हो, आपको ये 5 प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। एक बार आप नॉर्मली आप लोग इसको रीड आउट करोगे तो अच्छी तरह से आपको याद रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। तो अभी मैं बात कर रहा था इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है एफ ए टू बी ए फंक्शन,
मतलब एक f एक फंक्शन है a से b में, a हमारा डोमेन हो गया, b हमारा कोडोमेन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फॉर ए फंक्शन टू बी ए इन्वर्सेबल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b, कि एक फंक्शन जो है वो इन्वर्सेबल होता है, कब होता है, जब b के जो सभी एलिमेंट्स हैं शुड बी एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, कि b के जो सभी अवयव है वो संबंधित हो, वो एसोसिएटेड हो, किससे संबंधित हो, किससे रिलेटेड हो, वो a के सभी अवयव से संबंधित हो, तो हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया है कि जो फंक्शन है इस 1-1-on-2 फंक्शन के, जो हमारा फंक्शन है f फंक्शन है, वो a से b में जो डिफाइंड है वो हमारे को 1-1-on-2 चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स 1-1 है एंड on2 है, तो ही हम उसका f इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, f और ऊपर इन्वर्स का यूज करते हैं। तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स हम कब निकालेंगे, याद रखना है स्टूडेंट्स क्या, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b इज शुड बी एसोसिएटेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, के b के जो सभी अवयव हैं वो a के सभी अवयव से जुड़े हुए होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। और हम ये भी याद रख सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए 1-1-on-2। तो दोनों में से कोई भी एक चीज को दिमाग रख लो कि उसके सभी अवयवों से। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में दो सेट हैं, एक तो a है और एक b है, और एक फंक्शन हमारे पास में डिफाइंड था f, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन ही एलिमेंट थे, और यहाँ a b c, तो इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, एक दूसरे से एक एलिमेंट जो आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग 1-1-on-2 फंक्शन बोलते हैं। और अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी फलन, तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, अगर हमारा जो फंक्शन है वो f a से b है, तो उस कंडीशन में जो हमारा f इनवर्स होगा वो b to a हो जाएगा। मतलब कि जो पहले कोडोमेन था अब वो डोमेन हो जाएगा, और जो पहले डोमेन था वो अब कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोमेन एंड कोडोमेन अपने इंटरचेंज हो जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ डोमेन ऑफ f इनवर्स, कि डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ f होता है, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, और रेंज ऑफ f जो f इनवर्स होता है वो क्या होता है, डोमेन ऑफ f होता है। ये आपको याद रखना है, दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कि प्रांत f इनवर्स का जो प्रांत है वो f के परिसर के बराबर होता है, और f इनवर्स की जो परिसर है वो f के प्रांत के बराबर होती है। दूसरी नेक्स्ट जो कंडीशन है इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स। f इनवर्स, देखिए हम f ले रहे हैं, फिर o ले रहे हैं, और फिर f इनवर्स ले रहे हैं। मुझे बताओ f इनवर्स का कोडोमेन कौन है, a है, और f का डोमेन कौन है, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब f इनवर्स मतलब फोफ इनवर्स जो है वो डिफाइंड है, और अगर वो डिफाइंड है तो उसका जो वो फंक्शन है उसका जो आंसर बनने वाला, देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो b to b अप्लाई होगा, और b to b अप्लाई होगा, तो इसलिए उसको मैंने i b लिखा है। यह एक कौन सा होता है, तत्समक फलन होता है। f इनवर्स की जो वैल्यू आती है वो x आती है, i b आती है, ध्यान रखिएगा। और अगर f इनवर्स o f a आ गया, उल्टा हो गया, तो वो जो एलिमेंट्स हैं ये वाले हट जाते हैं और a आ जाता है, i आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, इनवर्स फंक्शन ऑफ इज आल्सो इनवर्स फंक्शन, ये थोड़ा गलत लिख दिया, इज आल्सो 1-1-on-2 फंक्शन, 1-1-on-2 फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1-1-on-2 फंक्शन भी होता है। और गॉफ इनवर्स इनवर्स क्या होता है, ये तो मैंने लास्ट अभी आप लोगों को बताया ही था। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ये हमारा जो फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, किन कंडीशंस को हम लोग वहाँ चेक करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से हमें 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी बाइनरी ऑपरेशंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन इसे हम लोग बोलते हैं द्विधारी सहक्रिया। ये एक प्रकार का फंक्शन ही होता है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली में एक ऐसा फंक्शन जो s गुना s से s में डिफाइंड होता है, एक ऐसा फंक्शन जो s गुना s से s में डिफाइंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, एलसीएम्स लिखते हैं, एचसीएफ्स लेते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं या कहते हैं। तो ऑपरेशन का नाम आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वो जोड़ गुणा भाग घटाव की ही बातें करता है। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों सेट s गुना s इज ए नॉन रिपीटिव सेट। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी
बाइनरी ऑपरेशन की बात आती है या बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कैसा सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, मतलब कि अरिक्त समुच्चय की आवश्यकता होती है। अरिक्त समुच्चय क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हम वहाँ ऑपरेशंस लगाते हैं। ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स के, जैसे आपने दो एलिमेंट्स को जोड़ा या एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट में जोड़ दिया, तो आपके पास जब तक एलिमेंट ही नहीं है तो आप किसे जोड़ रहे हैं और किसे घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, और एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है, आपको कौन सा सेट लेना होगा, नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। तो आपके पास में एक था नॉन एम्प्टी सेट, उसका उसी से गुना, मतलब कि वो एक दूसरे से रिलेटेड था, तो एस को एस से रिलेटेड करके उसका आंसर एस में ही आना चाहिए। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास में ए बिलोंग करता है इसमें, बी भी बिलोंग करता है इसमें, तो एस क्रॉस एस का मतलब क्या हो गया कि एक पेयर होगा। हम उन दोनों को आपस में अप्लाई करेंगे, उन दोनों को आपस में अप्लाई करेंगे। ये जो स्टार लगाया है ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारा स्टार है इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। हिंदी में स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, इसको द्विधारी सहक्रिया बोला जाता है, द्विधारी सहक्रिया बोला जाता है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए द्विधारी सहक्रिया क्या होती है। पता लग गया स्टूडेंट्स? द्विधारी सहक्रिया मतलब हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब आपने दो एलिमेंट्स को जोड़ा और जोड़ने के बाद देखिए एक पहला एलिमेंट भी एस में से था, दूसरा एलिमेंट भी एस में से था, और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया वो भी एस में से ही आया, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड होना कहलाते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड होना, बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड होना का मतलब क्या है, परिभाषित होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? परिभाषित होने का मतलब ये होता है कि एक नया नाम दे दिया जाता है, वो होता है क्लोज। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संव्रत बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा जाता है कि क्लोज है कि नहीं है, तो क्लोज का मतलब ये हुआ कि वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन बात करते हैं, जब आप दो नेचुरल नंबर्स को आप सम करते हैं, तो सम करने के बाद जो भी आंसर आता है 1 + 2 जैसे कि, तो 1 + 2 क्या आंसर आ रहा है 3, और वो भी एक नेचुरल नंबर ही आया है। तो दोनों एलिमेंट्स आपने किस में से लिए, एक नेचुरल नंबर लिया और दोनों का जब सम किया तो वो भी नेचुरल नंबर आया। इट मीन्स वो क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट मीन्स क्या हो गया कि वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो द्विधारी सहक्रिया का परिभाषित होना जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपको उसको ऑपरेट करके देखना है, और ऑपरेट करने के बाद मतलब जोड़ने या घटाने या गुणा करने के बाद जो भी आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। इसे हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स क्या, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता का मतलब क्या हुआ कि आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने पहले ए को बी से और फिर बी को ए से। जैसे आप 1 + 2 करते हैं और 2 + 1 करते हैं, क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आता स्टूडेंट्स? अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब हो गया कि वो कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, साहचर्यता, साहचर्यता। अब साहचर्यता का मतलब क्या होगा, आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं, पहले दोनों एलिमेंट्स लिया फिर तीसरे को लिया, पहले को छोड़ के 2 को लिया, मतलब आपको ऑर्डर चेंज करके उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर ऐसा होता है कि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम एसोसिएटिविटी लॉ बोलते हैं, साहचर्यता का नियम बोलते हैं, जो कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ही आता है। और नेक्स्ट जो आता है आइडेंटिटी, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करके देखेंगे। और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन ये आप लोगों के लिए हमेशा कामयाब, हमेशा यूज आने वाली चीज़ है। तो A*E की जो वैल्यू है वो A आ जाए, कि हमने किसी भी एक एलिमेंट को एक ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट किया कि वापस वही एलिमेंट आ गया, तो ये जो ई एलिमेंट होता है इसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, मैं इस ए में अगर 0 को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इस प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। अगर आपसे गुणा की बात की जाए तो वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो गुणा के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकाले सकते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आपको पता लग गया, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर दो उसी एलिमेंट को आंसर देगा वो, चाहे वो प्लस की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुणा की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। फिर बात आता है इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट उसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर देता है तो ये दोनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनवर्स एलिमेंट शो होते हैं। अब बात ये आगे कि इनवर्स एलिमेंट आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमने जैसे a को क्या जोड़ा जाए, -a जोड़ूंगा तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस वाला, 0 आया तो -a, तो a का जो इनवर्स है वो क्या हो गया, -a। और कौन से ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, प्लस के लिए। अगर आपसे यहाँ गुणा वाला आइडेंटिटी
इन्वर्स पूछा जाएगा तो 1/a होगा, इसका आंसर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 1 ही तो आइडेंटिटी था, किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालना है और इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालना है। ठीक है।